वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस गहन विश्लेषण में चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। आज का हमारा विषय संगीत और संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, उनके प्रमुख कलाकार और उन्हें मिले सम्मान। परीक्षार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स के ध्यान से ये टॉपिक कितना ज़्यादा हाई यील्ड है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सही हाँ। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्यों या सालों को रटना नहीं है, हाँ, बल्कि इन वाद्ययंत्रों के पीछे के विज्ञान और उन्हें बजाने वाले महान कलाकारों की उपलब्धियों को समझना है। अगर विषय की समझ गहरी होगी तो सवाल कैसा भी आए जवाब देना आसान हो जाता है। बिल्कुल, किसी के लिए भी जो संगीत की थोड़ी भी समझ रखना चाहता है या जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूरे अंक लाना चाहता है, उसके लिए ये जानकारी बेहद दिलचस्प होने वाली है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो वर्गीकरण का सिस्टम है, ये कोई आज का नहीं है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र द्वारा दिया गया ये वर्गीकरण सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी उतना ही सटीक है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि उस जमाने में भी ध्वनि का विज्ञान कितना उन्नत था। नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है और ये विभाजन पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर है। जी हाँ, ये सिर्फ एक आम सूची नहीं है, ये संगीत को समझने का एक फंडामेंटल तरीका है। तो कृपया इन 4 श्रेणियों की व्याख्या करें। जरूर। उन्होंने वाद्य यंत्रों को ध्वनि उत्पन्न होने के तरीके के आधार पर बांटा। पहली श्रेणी है तत्वाद्य यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें तारों के कंपन या वाइब्रेशन से आवाज उत्पन्न होती है। अच्छा। दूसरी श्रेणी है सुशिर वाद्य, जिसे हम विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसमें हवा के स्तंभ यानी एयर कॉलम के कंपन से ध्वनि बनती है। तीसरी श्रेणी अवनाद वाद्य की है, मतलब मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें किसी खींची हुई खाल या स्ट्रेच्ड स्किन पर थाप देने से आवाज आती है। और आखिरी श्रेणी है घना वाद्य यानी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स, जहां किसी ठोस वस्तु को आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए, यहीं से सीधे सवाल बनते हैं परीक्षा में। तो चलिए सबसे पहले तत्वाद्य की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। इसमें तारों की झंकार मुख्य होती है। इसके प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो सितार, सरोद, वीणा, संतूर, तानपुरा और वायलिन इसमें शामिल हैं। और यहाँ कलाकारों और उनके पुरस्कारों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है परीक्षार्थियों के लिए। सितार की ही बात ले लीजिए, पंडित रविशंकर का जिक्र यहाँ अनिवार्य है। जी हाँ, इनका नाम तो सितार का पर्यायवाची बन चुका है। उन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। इसके अलावा 1981 में पद्म विभूषण और 1967 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रैमी अवार्ड मिल चुका था। पर सितार के इस क्षेत्र में उस्ताद विलायत खान की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने तो शुरुआती पुरस्कार ठुकरा दिए थे ना? सही पकड़ा। उन्होंने शुरुआती दौर के पुरस्कार ये कहकर ठुकरा दिए थे कि ये उनकी कला के स्तर के साथ न्याय नहीं करते। लेकिन बाद में उन्होंने साल 2000 में पद्म विभूषण स्वीकार किया था। ये एक बहुत ही अलग तरह का दृष्टिकोण दिखाता है। बिल्कुल, ये तथ्य स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में पूछे जा सकते हैं। तारों की ही दुनिया में सरोद का भी बड़ा मुकाम है। हाँ, सरोद के लिए उस्ताद अमजद अली खान का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके पुरस्कारों का क्रम याद रखना आसान है। 1975 में पद्मश्री, फिर 1991 में पद्म भूषण और आखिरकार 2001 में पद्म विभूषण। और इसी तत्वाद्य श्रेणी में संतूर का जिक्र करना भी उतना ही जरूरी है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का नाम संतूर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ याद रखने लायक सबसे बड़ा हाई यील्ड पॉइंट ये है कि संतूर का उद्गम कश्मीर से हुआ है। ये सवाल कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही कहा। और अगर हम थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलें तो कार्नाटिक परंपरा से जुड़े वीणा और वायलिन भी इसी तत् श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, कर्नाटक परंपरा में वीणा के दिग्गज एस बालाचंदर का उल्लेख अनिवार्य है, जिन्हें 1982 में पद्म भूषण मिला था। और वायोलिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत में पूर्ण रूप से ढालने वाले एल सुब्रमण्यम जी को 1987 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण मिला। तो ये थी तारों की बात। अब इस चर्चा को उत्साह के साथ सुशीर वाद्य की तरफ ले चलते हैं, जहां हवा से संगीत का सफर तय होता है। बांसुरी, शहनाई,
नादस्वरम और हारमोनियम इसी के हिस्से हैं। सुशीर वाद्य में कलाकार हवा के प्रवाह को ध्वनि में बदल देता है। बांसुरी का नाम आते ही पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की उपलब्धियां सामने आ जाती हैं। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण मिला। बांसुरी की सादगी अपने आप में अनोखी है, पर अगर किसी एक वाद्य यंत्र ने सबसे बड़ा ओहदा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफर तय किया है, तो वो शहनाई है। बिल्कुल, और इसका पूरा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। उनका महत्व इस बात से समझाया जा सकता है कि उन्हें 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और उससे पहले 1980 में पद्म विभूषण मिला था। उन्होंने शहनाई को जो वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाया, वो उनका सबसे बड़ा योगदान था। एक लोक वाद्य यंत्र को शास्त्रीय पीठिका पर स्थापित करना छोटी बात नहीं है। एकदम सही। और सुशीर श्रेणी में ही कर्नाटक मंदिर संगीत से गहराई से जुड़े नादास्वरम का भी अपना स्थान है। टी.एन. राजारात्नम पिल्लई इसके प्रमुख कलाकार हैं, जिन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब हवा के इन सुरों से आगे बढ़ते हुए थाप और ताल की दुनिया में चलते हैं, यानी अवनद्ध वाद्य। इसमें तबला, मृदंगम, पखावज और ढोलक जैसे वाद्य यंत्र आते हैं। अवनद्ध वाद्यंत्रों की अहमियत पर अगर हम गौर करें तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इनके बिना संगीत का लय और ताल का ढांचा ही अधूरा है। जी। इसके अलावा पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण 2002 में मिल चुका है। साथ ही कई ग्रैमी अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। और उन्हें ये वाद्य यंत्र विरासत में मिला क्योंकि उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा जी भी तबला के महान कलाकार थे, जिन्हें 1977 में पद्मश्री मिला था। सही जानकारी है। वही अगर कर्नाटक सिस्टम में दबदबे की बात करें तो वहां मृदंगम का स्थान सबसे ऊपर है। इसके प्रमुख कलाकार पलघट मनी अय्यर हैं, जिन्हें 1968 में पद्म भूषण और 1985 में पद्म विभूषण मिला था। और इसी थाप की श्रेणी में पखावज का नाम भी आता है, जिसका सीधा संबंध ध्रुपद शैली से है। परीक्षाओं में अक्सर वाद्ययंत्रों और संगीत शैली का जोड़ा पूछा जाता है। रविशंकर उपाध्याय इसके प्रमुख कलाकार हैं। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पखावज और ध्रुपद का कनेक्शन। अब बचती है हमारी आखिरी श्रेणी, यानी घना वाद्य। ये ठोस या सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मंजीरा, करताल और घटम। घटम को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे एक मिट्टी का घड़ा संगीत का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यही तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती है। घटम के प्रमुख कर्नाटक कलाकार विक्कू विनायकरम का जिक्र यहाँ जरूरी है। उन्होंने इस साधारण से मिट्टी के घड़े को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इसके लिए उन्हें 2002 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से नवाजा गया। एक मिट्टी के घड़े से पद्म भूषण तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। तो इस पूरी चर्चा के सबसे रोचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या इस पूरी जानकारी में कोई एक बड़ा पैटर्न नजर आता है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो एक बड़ा सिस्टम वाइज एसोसिएशन क्लियरली समझ में आता है। संगीत की दो बड़ी प्रणालियां हैं और दोनों के अपने खास वाद्य यंत्र हैं। तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक को अलग-अलग कैसे समझेंगे इस संदर्भ में? देखिए, हिंदुस्तानी सिस्टम के साथ मुख्य रूप से सितार, सरोद, तबला और संतूर जुड़े हुए हैं, जिसमें से संतूर, जैसा कि हमने पहले कहा, कश्मीर की पैदावार है। और दूसरी तरफ कर्नाटक सिस्टम में वीणा, मृदंगम और नादास्वरम मुख्य हिस्सा हैं। परीक्षा में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये पैटर्न बहुत काम आता है। ये सच में एक बेहद अनिवार्य विश्लेषण है। तो एग्जाम रिवीजन के लिए कुछ सबसे जरूरी याद रखने लायक बिंदु क्या होंगे? हाई यील्ड मेमोरी पॉइंट्स ये हैं कि पहला 4 भागों वाला वर्गीकरण नाट्यशास्त्र से आता है। दूसरा, संतूर का जन्म कश्मीर में हुआ। तीसरा, पखावज मुख्य रूप से ध्रुपद के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। और चौथा, भारत रत्न इस क्षेत्र में केवल चुने हुए संगीतकारों को ही मिला है, जैसे सितार के लिए पंडित रविशंकर को 1999 में और शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। ये तथ्य टिप्स पर होने चाहिए। सच में इस अध्ययन ने पूरे विषय को बेहद आसान और तार्किक संगत बना दिया है। नाट्यशास्त्र के उन सदियों पुराने ज्ञान और इन महान संगीतकारों की विरासत की जितनी तारीफ की जाए कम है। पर इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक रोचक प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कैसा प्रश्न? स्रोत सामग्री में दी गई इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि अगर भरत मुनि आज के दौर में होते तो सिंथेसाइजर या इलेक्ट्रिक गिटार जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्ययंत्रों को इन 4 श्रेणियों यानी तंत, सुशीर, अवनाधा और घना में से किस श्रेणी में रखते? या फिर उन्हें डिजिटल ध्वनि के लिए एक नई 5वीं श्रेणी बनानी पड़ती?
वे इन सभी प्रमुख बिंदुओं और कलाकारों के अनुक्रम को अच्छे से रिवाइज करें। जी, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट्स बहुत क्रूशियल हैं। अगले सेशन में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेलकम टू बिहार मैटर्स सीरीज की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। बिहार मैटर्स की तरफ से अलविदा।